और बात करते हैं मिशन कश्मीर की, अमित शाह का मिशन कश्मीर। जी हां, तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं और आपके पीछे जो टीवी स्क्रीन दिखाई रही है उसमें बहुत कुछ संकेत हैं। मिशन कश्मीर, नवरात्रि के अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जम्मू के कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन किए और माता की आरती की। माता से आशीर्वाद लेने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी में एक जनसभा को संबोधित किए, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही ये बताया कि केंद्र बीजेपी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को किस तरीके से मुसीबतों से छुटकारा दिलाया है। अपने राजौरी दौरे में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को कई और भी सौगातें दी हैं। इस खबर को देखिए और समझिए। मां वैष्णो देवी के दरबार में गृह मंत्री अमित शाह। शाह ने की माता वैष्णो की आरती। माता नहीं लौटाती खाली हाथ। पूरी होगी शाह की मुराद। ये माता वैष्णो देवी का दरबार है। नवरात्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह माता के दर्शन के लिए पहुंचे। नवमी का दिन माता सिद्धिदात्री का होता है। जिसने भी मन से मुराद मांगी उसकी झोली खाली नहीं आती। गृह मंत्री अमित शाह ने माता वैष्णो के दर्शन किए, उनकी आरती की। नवरात्र में माता के दर्शन की लालसा लिए लाखों लोग जय माता दी कहते हुए उस गुफा की तरफ जाते हैं जहां माता का दरबार सजा रहता है। अमित शाह ने भी दर्शन के लिए सबसे शुभ दिन चुना। अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी माता वैष्णो दरबार में अपनी श्रद्धा और आस्था लिए खड़े थे। ये पहला मौका है जब अमित शाह बतौर गृह मंत्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मां के दर्शन के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे रजौरी, जहां उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। यहाँ लोगों में गजब का उत्साह था। अमित शाह भी मोदी सरकार की तारीफ के लिए बड़े फैसलों की लिस्ट गिनाते रहे। आज मैं आपको बताने आया हूं मित्रों कि गुर्जर, बकरवाल और विशेषकर मेरे पहाड़ी भाइयों की चिंता मोदी जी देश भर में सर्वप्रथम इस क्षेत्र की चिंता करते हैं। राजौरी की भीड़ बता रही है कि इन इलाकों में बीजेपी ने अपना परचम लहरा रखा है। बार बार उठते शोर और बजती तालियों के बीच अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में परिवारवाद पर तगड़ा प्रहार किया। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। वो खुलकर कह रहे थे कि अब वो दिन गए कि आम लोगों के अधिकारों को दबाकर कोई रख लेगा। आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है। अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। मोदी सरकार बार बार ये दावे करती है कि 370 हटने के बाद से घाटी में अब शांति है। आतंकियों के सफाई के लिए सेना को पूरी छूट है और इसी का नतीजा है कि अब न पत्थरबाज दिखते हैं और न ही बड़े आतंकी हमले हो पाते हैं। अब नौजवान रोजगार से जुड़ रहा है। युवाओं के हाथ में लैपटॉप आ चुके हैं। मोदी जी ने युवाओं के हाथ से पत्थर लेकर लैपटॉप थमाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया। ये परिवर्तन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माताओं, भाइयों, बहनों, गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी को 139 करोड़ रुपए की सौगात दी।
साथ ही कई योजनाओं को लागू कर जम्मू कश्मीर के विकास का वादा भी किया। मोदी जी इस क्षेत्र का सबसे अच्छा विकास करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियों को सदियों तक आपने सुरक्षित रखा है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। उनकी ये यात्रा और राजौरी की रैली इस बात का संकेत दे रही है कि राज्य में चुनाव के दिन आ रहे हैं। आहट सुनाई पड़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। असल में देश के गृह मंत्री अमित शाह का मिशन कश्मीर है क्या, उसके पीछे की कहानी क्या है, हम आपको बताते हैं। 2023 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की संभावना है और विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मजबूत करने की कोशिशें की जा रही हैं। गुर्जर बकरवाल पहाड़ी जाति को आरक्षण का वादा किया गया है। 5 जिलों की 10 विधानसभा सीटों पर इन जातियों का प्रभाव माना जा रहा है। राजौरी, श्रीनगर और बारामूला जिलों का भी दौरा है, उस पर भी नजर रखी गई है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की स्थिति को आंकने की कोशिश की जा रही है कि अगर वहां पर स्थिति क्या है, जरा उसे टटोल लिया जाए, समझ लिया जाए और उसके बाद फिर रणनीति बनाई जाए। हम आपको अमित शाह ने राजौरी रैली में क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाएंगे और उसके बाद इस मिशन पर हमारे संवाददाता अजय जांड्याल की एक रिपोर्ट देखिए, वो विस्तार से समझाएंगे कि आखिर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। आरक्षण के लिए 370 हटाकर रास्ता खुला कर दिया है। 370 हटने के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला है। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहूंगा, जस्टिस शर्मा का कमीशन बनाया है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की। गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए आज राजौरी के जो मैदान है उसमें हजारों लोग जो हैं वहां पे इकट्ठा हुए थे। आप जनसमूह देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में जुटे और उन्होंने आकर गृह मंत्री अमित शाह को सुना। और लोगों की जो उम्मीदें थी कि पहाड़ी स्टेटस को लेकर जो है वो जरूर कुछ बयान आएगा, उस पर बयान आया तो जरूर है, मगर अभी ये कहा गया है कि उनका जो शेयर है उनको जरूर मिलेगा। हालांकि ये कहा गया है कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस चल रहा है, ऐसे में थोड़ा समय लग सकता है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या कहा अमित शाह जी ने, आपसे मुलाकात हुई क्या? अमित शाह जी ने आज हमारे पहाड़ियों के लिए जो अनाउंसमेंट किया है उससे ये तमाम जितनी अवाम है आज खुश होकर घर जा रही है। तो हम पहाड़ी तबके के लोग हैं, इसलिए यहीं पे आए थे कि हमारी डिमांड भी वो पूरी करें। उन्होंने हमारी बात दिल से सुनी है और शुक्रिया अदा करते हैं जनाब अमित शाह का कि उन्होंने बहुत अरसे के बाद हमारी ये मांग सुनी है। कितने सालों से आप लोग ये मांग कर रहे थे? ये हम 40 सालों से हम मांग जो कर रहे थे पहाड़ी कबीले वाले लोग, लेकिन आज तक नहीं दिया गया था। और आज अमित शाह साहब ने जो ऐलान किया है कि बहुत जल्द जो है आपको पहाड़ी स्टेटस दिया जाएगा, एसटी स्टेटस दिया जाएगा और हम बहुत खुश हैं। और आज बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से और राजौरी से दूर दराज इलाके से लोग सुबह पैदल चल के, कुछ लोग आए थे, कुछ रात को ही आ गए थे और मोदी से अमित शाह साहब का बयान सुनने के लिए। और आज हम खुश हैं कि हमारी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। पिछले ये देखिए ये आवाज जो है नारेबाजी यहाँ पर। तो हमारे अजय जंड्याल जो सहयोगी हैं वो यहीं पर नहीं रुके हैं, उन्होंने कुछ और लोगों से वहां के मिजाज को जानने की कोशिश की कि वहां क्या असर हुआ इन घोषणाओं का, उसको भी देखिए। अजय जंड्याल, और आज आपको हम लेकर आए हैं जिला राजौरी के उसी मैदान में जहां पर कुछ समय पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें गुज्जर और पहाड़ी समुदाय के लोगों का जनसैलाब जो है आया था। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के डिस्ट्रिक्ट राजौरी के इसी स्टेज से आपको बता दूं कि गृह मंत्री ने जो है कुछ समय पहले ही यहाँ पर इन लोगों को संबोधित किया और पिछले कई दशकों की जो इनकी जो एक मांग थी उस चीज को लेकर इनको इंतजार था कि आखिर कब उस चीज पर जो है वो बोलेंगे और कब उनको इंसाफ, उनको हक मिलेगा जो पिछली सरकारें नहीं कर सकी। जी हां, आपको बता दूं कि गृह मंत्री ने भी सीधा सभी शहरों पर निशाना साधा और कहा
कि कई दशकों से इन लोग इस्तेमाल करते रहे अपनी राजनीति के लिए, मगर जब देने की बात आई तो इन लोगों को हक नहीं मिले। आज मैं आपके सामने उन्हीं लोगों के साथ मौजूद हूं और आपको बता दूं कि ये तमाम लोग उस गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी समाज के हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ पर होने वाली सरकारें जो हैं उनके जो है विश्वास पर, उनकी जो हौसलों पर जो है वो जीते रहे, मगर इनको अपने हक जो है वो नहीं मिल पाए। सबसे पहले मैं एक यहाँ बैठे पहाड़ी जो समाज के लोग हैं उनसे करूंगा। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या आज बात हुई, कितनी उम्मीदें थी, क्या हुआ? जी, मेरा नाम आयूब खान है और तखल्लुस मेरा पहलवान है और मैं एशिया T182 का प्लेयर रहा हूँ और मैं पहाड़ी कबीले से हूँ। आज मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि आज जब अमित शाह जी ने 3-4 बार गुज्जर और बकरवाल बिरादरी का नाम लिया और पहाड़ियों का नाम लिया और लास्ट में एंड में उन्होंने ये बात कही कि मेरे गुज्जर और बकरवाल भाइयों का एक भी इतना कतरा भी नहीं छीने जाएगा और पहाड़ियों को अलग से आरक्षण दी जाएगी, ठीक है ना। और उस वक्त मुझे दुनिया में सबसे बड़ी खुशी होगी। क्यों? कि हमारा मरना, जीना, बैठना, उठना एक जगह में है। हमारे कबीले हमेशा इकट्ठे रहते हैं और सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि कुछ चंद महीनों से और कुछ चंद दिनों से, कुछ हफ्तों से ये लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते थे, ये लोग एक दूसरे की जात पे उतर गए थे, ये लोग अपने अपने ख्यालात से हटकर ये बातें करने शुरू कर देते थे। और अल्लाह ताला ने ऐसा एक आज कर्म कर लिया हमारे ऊपर के अमीर शाह साहब ने इनको क्लियर कट कर बता दिया और जो देना लेना है वो मेरे अल्लाह ने देना है। मेरे अल्लाह के सिवा कोई दुनिया पर कोई ताकत नहीं किसी को कोई कुछ दे सके। मैं इस पर इत्तेफाक करता हूँ। कितने सालों से आप जद्दोजहद कर रहे थे कि आपको ऐसी स्टेटस मिले? मेरी उम्र 17 साल है और मैं क्या नाम 1980 से लेकर आज तक मीर पुनशिया से लेकर मिर्जा रशीद से लेकर शफी उड़ी से लेकर मोहम्मद बिन बांडे तक मैं इस जद्दोजहद में रहा हूँ। ये सारे बरखदार मुझसे छोटे हैं, तो आज थोड़ी सी किरण हुई है हमारे को, थोड़ी सी किरण हुई है। जिस दिन हमारे को ये फुल फ्लाइट मिल जाएगा उस दिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पड़ेगा। मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा और उसके बाद आपके पास वापस आऊंगा। आपका तारुफ जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे? मेरा नाम शौकत अली है। हम तो अमित शाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि गुज्जर कौम एक सादी कौम है, फकीर कौम है। गुज्जर से आज तक कोई और कौम है जिसमें से फकीर पैदा हुआ है? वो कौन सी कौम है? वो गुज्जर ही है। गुज्जर को क्यों छेड़ रहे हैं? अमित साहब ने सही फैसला किया कि गुज्जर का 1% भी नहीं जाएगा। गुज्जर अपनी जगह पर मुतफिक है। हमारी जान है मोदी के लिए, पार्टी के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। आज के बाद 2014 से चौधरी तालब साहब ने हमें पार्टी में लाया, उसके बाद आज तक हम जान देते रहे। ये नहीं है कोई बोलेगा हम 2019 में आए, हम 2014 से इसी पार्टी में हैं और इसी पार्टी में रहेंगे। उम्मीदें कितनी थी? आपको था कि हमें कोई जो आपका हक है वो कहीं चला जाएगा? क्योंकि इसी चीज को लेकर ज्यादा पार्टियां जब यहाँ सियासत करती थी कहती थी। मैं सरपंच अब्दुर्रहमान उताल बनवाल, लेकिन आज बड़ा ये खुशी का मकाम है। सबसे मैं कुदरत का शुक्र अदा करता हूँ, फिर मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे गृह मंत्री को यहाँ भेजा। हमारे 2 तबकों में आज से कबल 1 हफ्ता जंग छिड़ी थी। गुजर कहते थे हमारा जो हक है वो पहाड़ियों को दिया जा रहा है, लेकिन आज हम इस चीज को मानते हैं, सियासत इसको कहते हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए ये पहली सरकार है जिसने दोनों कौमों का आकर बताया जो गुज्जर की थाली है वो गुज्जर के पास रहेगी, पहाड़ियों का हिस्सा उनका जायज है, उनकी मांग उनको दी जाएगी। मैं इसी पर मुबारकबाद कहता हूँ जनाब मोदी सरकार को और अमित शाह को और यहाँ के जो इंतजामिया है उनको मैं ये मुबारकबाद देता हूँ कि जिस सरकार ने आकर ये फैसला दोनों तबकों की जंग थी उसको आज खत्म किया है। लेकिन क्योंकि हमारा दोनों तबकों का मरना जीना रिश्तेदारी हमारी एक थी, लेकिन बहुत तूफान बना हुआ था। लेकिन आज ही हमारे गृह मंत्री यहाँ है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ दुनिया थी। उनको उन्होंने वादा करके बताया कि जो गुजरों का हिस्सा है वो अपनी जगह मुकम्मल है, जो पहाड़ियों का हिस्सा है वो उनको मिलेगा। पहाड़ियों का हिस्सा उनको मिलेगा। मैं वापस आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, आपसे जानना चाहूंगा जिस तरीके से सियासत यहाँ होती रही वो कौन सी सरकारें थी जो लड़ाती थी यहाँ पर? ऐसा है कि 1947
के बाद आज तक जितने भी लोग यहाँ पर राज करते रहे, और जब ये हमारे एसटी भाइयों को एसटी स्टेटस दिया गया, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी थी, भाजपा ने तो जम्मू कश्मीर में कोई अपनी हुकूमत नहीं की थी, एक कोलिशन गवर्नमेंट आई है, उससे पहले जितने भी लोग थे ये गुजरों और नाम लेकर बताइए ना कौन कौन थे। एमसी वाले, पीडीपी वाले, कांग्रेस वाले, इन्होंने हमारे भाइयों को अलग अलग करके वोट लिए और उसके बाद इस मुद्दे को हल नहीं किया। हमारी पार्टी ने ये कहा हम पहले आपको देंगे फिर आपसे कुछ लेंगे। अब देख लो, अब जिससे भी स्टेटमेंट लोगे वो ये कहेगा कि अगर हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी अपने गुजर और बकरवाल भाइयों को बिना तंग किए, बिना उनका कोई नुकसान किए पहाड़ियों को भी अकोमोडेट करते हैं, तो जैसे मेरे बुजुर्ग कह रहे हैं हम खुश हैं, हम मुबारकबाद दे रहे हैं। और आने वाली सरकार 50 के पार, मोदी साहब नहीं, मगर ये देखिए आज जो फैसला हुआ है उसमें कोई शक नहीं, पहाड़ी आज बड़े खुश हैं। गुजर और बकरवाल समुदाय के लोग भी जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सुकून है कि उनका हक जाने नहीं वाला है। मगर ये बताइए जो मिला है वो ठीक है, मगर इसकी सियासत के रंग देखें तो क्या जम्मू कश्मीर की सियासत अगली बार बदलने वाली है? देखिए, आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का जो दौरा था वो इस बात के लिए भी तारीखी है कि उन्होंने आज सियासत को एक नया आयाम दिया है। इससे पहले यहाँ पर दो तबकों को आपस में लड़ाकर सियासत की जाती थी, आज उन्होंने हमें ये बता दिया कि दो तबकों को मिलाकर भी सियासत की जा सकती है। जिस तरह हमने डे 1 से जो यहाँ राजौरी और पुंछ में एक ट्रेंड चला आ रहा था, गुजर पहाड़ी के खिलाफ बोल रहा था, पहाड़ी गुजर के खिलाफ बोल रहा था, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हमने पहले दिन से ही कहा था और हमारे लीडर चौधरी तालिब हुसैन ने पहले दिन ये कहा था कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप पहाड़ियों को जितना मर्जी दें, आप जो मर्जी करें, लेकिन हमारे गुजरों को और बकरवालों को जो कोटा ऑलरेडी ग्रांट किया गया है उसमें डाइल्यूशन नहीं करनी है। हमारा हिस्सा हमारे सामने जो हमारी प्लेट पड़ी है उसे एक दाना भी नहीं निकालना है। और वही बात कोड ऑन कोड अमित शाह जी ने रैली से खिताब करते हुए, आप इस चीज़ के गवाह हैं, उन्होंने ये कहा कि गुजर और बकरवाल को जो हिस्सा पहले मिल चुका है उसमें से 1% भी काटा नहीं जाएगा। और जीडी कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, हम कहते हैं कि ठीक है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अगर वो लाजमात पूरी करते हैं तो उनको हमारी 10 की बजाय उनको 30% दे दें, हमारा कोई आपत्ति। अमित शाह के एड्रेस के बाद जब यहाँ इस पूरे मंच में जो मौजूद लोग थे और यहाँ इस पंडाल में मौजूद हजारों की संख्या में जो लोग आए थे, गुजर थे, पहाड़ी थे, यहाँ पर बकरवाल समुदाय के लोग थे, यहाँ बाकी और लोग थे, उनकी यहाँ जो मांग थी, जब भी बात पहाड़ियों की आती थी तो एक अलग सा शोर, एक अलग सी चीख पुकार यहाँ पे निकलती थी। और इस चीज को लेकर कि अब इतने सालों से जो वो लड़ रहे थे और वो नहीं मिला था, आज ये फैसला हुआ है और कहीं ना कहीं ये वोट बैंक में तब्दील होगा, इस चीज की उम्मीद बीजेपी को और यहाँ आए लोगों में जो है वो जागी है। अब देखना होगा 50+ का जो बीजेपी का मिशन है उसमें कितनी कामयाबी मिलती है। और मुझे अनुज जंडियाल को और अजय जंडियाल को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। तो इस पंडाल में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जब घोषणाएं हुई तो उनके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जहां पर मातम पसरा हुआ है। विस्तार से आपको चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर दिखाई है, लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और उनके इस दौरे के दौरान बड़ी वारदात में हड़कंप मच गया है। डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी नौकर यासिर को गिरफ्तार तो कर लिया है। डीजी जेल हेमंत लोहिया का शव जम्मू के उदयबाल में उनके दोस्त के घर पर मिला था। उनकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा उनके शरीर पर चोट और जलने के निशान भी मिले थे। पुलिस के मुताबिक नौकर हत्या को अंजाम देकर फरार हो गया है। उसने हेमंत लोहिया के शव को जलाने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने उसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उसे कनाचक क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हत्या के टेरर एंगल से इनकार कर रही है, लेकिन आतंकी संगठन TRF ने लोहिया की हत्या की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने एक प्रेस रिलीज के जरिए लिखा है कि शाह के दौरे से पहले यह उपहार है। TRF के इस बयान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस अब इस एंगल पर भी जांच कर रही है। लेकिन बड़े पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं? दिलबाग सिंह जो कि डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, इसके साथ साथ मुकेश सिंह जो ADGP हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस घटना पर क्या कहा है, उन्हें सुनते हैं। जांच में ऐसा लग रहा है कि एक लड़का जो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे उनके साथ काम करता था,
4-5 महीनों से काम कर रहा था, उसका हाथ है इस घटना में। सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल है जिसमें वो भागता हुआ नजर आ रहा है। जो हथियार इस कांड में इस्तेमाल हुआ है उसको बरामद कर लिया गया है। फिलहाल टेरर एंगल का कोई भी एविडेंस इसमें नहीं आया है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था, और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी अग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब देखिए, यासिर गिरफ्तार तो हो चुका है, लेकिन यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि इस साजिश के पीछे है कौन। असल में यासिर की कहानी क्या है उसे एक बार सुनिए, उसके बाद तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या की जांच में जो पुलिस जुटी है, आरोपी यासिर की एक डायरी भी मिली है, और इस जांच में जो डायरी मिली है यासिर अहमद की, इस डायरी से यह पता चला है कि वो काफी दिनों से डिप्रेशन में था। अब देखिए, यहां पे वो डिप्रेशन में है, वो इसके मन की तमाम बातें इस डायरी में भी लिखता था। गौर से देखिए, बहुत सारी बातें इसमें लिखी हैं, और ऐसी बातें लिखी है जिससे लिखता है कि वो आहत है, वो परेशान है, और जो बातें इसमें लिखी हैं, मौत को अपने पास बुलाना चाहता था। अपने जीवन से खराब होने की बात भी उसने कहा कि वो जीवन उसका खराब हो चुका है, किसी मतलब का नहीं है। इस डायरी में उसने उन बातों को भी लिखा है। यासिर ने डायरी में लिखा है कि लव यानी कि प्यार 0% है उसके जीवन में, टेंशन उसके जीवन में 90% है, और जो झूठी मुस्कुराहट है यानी कि फेक स्माइल है वो उसके जीवन में 100% है। और इन्हीं बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है, अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि वो अपनी जिंदगी से कितना खफा था, या फिर कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसा सदमा था जो उसे खाए जा रहा था अंदर ही अंदर। अब सवाल यह है कि अगर हत्या यासिर ने की है तो फिर टीआरएफ कहां से आ गया, और टीआरएफ ही अचानक आकर इसकी जिम्मेदारी क्यों लेने लगा। और टीआरएफ जिम्मेदारी तब ले रहा है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, वो चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वो अपनी सरकार की घोषणाओं का जिक्र कर रहे हैं, वो वहां के जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ऐसे में यासिर डीजी जेल का गला रेत कर हत्या कर देता है। उसके घर से एक डायरी मिलती है, उस डायरी में पेन से बहुत कुछ लिखा होता है। उस डायरी में यह भी लिखा होता है कि किस तरीके से अपनी जिंदगी से वो दुखी आ चुका है, तंग आ चुका है, और उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कुछ बचा नहीं है। लेकिन अचानक से एक संगठन का पत्र भी आ जाता है, और वो कहता है कि जनाब ये उपहार हमने दिया है। आगे देखिए होता क्या है। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी हमारे साथ चलते हैं, उनके पास हम जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जांड्याल, एक तरफ तो यासिर है, एक तरफ उसकी डायरी, और दूसरी तरफ वो संगठन है जो इसकी जिम्मेदारी ले रहा है और ये कह रहा है ये हमारा उपहार है, इस तरह के उपहार हम देते रहेंगे, सतर्क हो जाइए। क्या कहें? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है, जिस तरीके से गृह मंत्री का दौरा जम्मू कश्मीर में था, उसी के चलते इस चीज की आशंका जरूर बनी हुई थी कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश पाकिस्तान करना चाहता है। आतंकियों ने उधमपुर में धमाके किए, कश्मीर में आतंकी हमला करने की कोशिश की, मगर ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। मगर उसी बीच जब ये डीजीपी की हत्या हुई, उसके बाद एकदम से जो पहली चीज सबकी नजर में आई कि डीजीपी की हत्या का मतलब जो है बड़े हमले को अंजाम देना हो सकता है। और जब जो है टीआरएफ ने एक चिट्ठी जारी की और कहा, क्लेम किया कि हमने इसे मारा है, उसके बाद सीधा शक यही गया कि क्या टीआरएफ का ये जो यासिर है कि क्या टीआरएफ का आदमी था, पिछले 6 महीने के से डीजीपी के साथ था, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो तब भी उन्हीं के सुरक्षा गार्डों ने किया था। तो उसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं आशंका इस चीज की बनी। मगर आपको बताऊं, डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह ने साफ किया कि जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, उसमें यह पता चला है कि यासिर जो है वो मेंटली तौर पर जो है वो फिट नहीं है, वो तनाव में रहता है। उसकी जो डायरी है उस पर जो लिखा गया है वो बताता है कि कहीं ना कहीं वो
परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, उसी चीज को लेकर जो है शंका इस चीज की है कि इसने हत्या की होगी। इसके कारण क्या रहे, कॉन्फ्लिक्ट था, कुछ और वजह थी, ये चीजें जांच का विषय है। मगर जिस तरीके से हुआ, यकीनन उसने पूरे सुरक्षा तंत्र को जो है झंझोड़ कर रख दिया, क्योंकि गृह मंत्री जम्मू में थे और उसी दौरान जो है ये हत्या होना एक बड़ी बात थी। और क्योंकि जब टीआरएफ ने क्लेम किया, उसके बाद सीधा शक यही गया कि क्या डीजीपी की हत्या टीआरएफ ने करवाई है, इस चीज को लेकर मंशा बनी। मगर अभी तो जो तस्वीर है थोड़ी साफ हुई है कि अभी ये माना जा रहा है कि यासिर ने ही हत्या की है। अब उसने क्या कबूला है, इस चीज को लेकर अब पुलिस जो है मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे। अजय, एक सवाल यहां पर मेरे जहन में आता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हेमंत लोहिया डीजी जेल थे और जम्मू कश्मीर की जो जेल है वहां पर कई सारे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए खतरनाक आतंकवादी बंद हैं। अब ऐसे में डीजी जेल के पास प्रभार होता है, वो जेलों को निर्देश देते हैं, बहुत सारी मॉनिटरिंग उनके पास होती है। एक समीकरण ये है। दूसरा समीकरण यासिर का आता है कि वो डायरी लिखता है, वो अपनी जिंदगी से हताश है, 6 महीने डीजी जेल के साथ मौजूद है, डीजी जेल के पास भी सुरक्षा कर्मी होंगे, और किसी व्यक्ति की अगर ऐसी स्थिति है कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है, तो क्या डीजी जेल हेमंत उसे रीड नहीं कर सकते? क्योंकि कोई भी पुलिस वाला बहुत स्मार्ट होता है और किसी भी व्यक्ति की वो बॉडी लैंग्वेज को, उसकी भाषा को या उसके ताने बाने को वो समझ सकता है। क्या वो बिल्कुल नहीं समझ पाए? उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी, क्या उन्हें इस बात से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं? और अचानक से यासिर उठता है और वो डीजी जेल का गला रेत देता है। देखिए, मैं आपको बताऊं मनु जी, जिस तरीके से हत्या हुई है उससे साफ है, क्योंकि पहला शक सबका यही था कि आतंकी गतिविधियों के चलते ऐसा किया गया हो सकता है। मगर उसके साथ साथ जब चीजें सुलझी हैं, कई चीजें आ रही हैं सामने। डीजीपी ने आज जब स्टेटमेंट दी, दिलबाग सिंह ने बताया कि किस तरीके से जो हेमंत कुमार लोहिया हैं अपने दोस्त के घर जाते हैं, वहां खाना खाते हैं, उसके बाद उनकी टांग में चोट थी और उसी को मरहम लगाने के लिए जो है यासिर को उन्होंने बुलाया, क्योंकि वो डोमेस्टिक हेल्प था, तो इसलिए वो आया। और उसके बाद उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया और उसके बाद जो है हेमंत कुमार पर जो है हमला किया। आप देखिए, अगर वो आईपीएस अफसर हैं, वेल ट्रेंड होंगे, कमांडो ट्रेनिंग उनको होगी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह से उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा कि वो समझ सकते हैं कि उनके लिए क्या खतरनाक हो सकता है। अगर मानसिक तौर पर तनाव में ये डोमेस्टिक हेल्प चल रहा था, यासिर चल रहा था, तो यकीनन उन्हें समझ आ जाना चाहिए था। और इस चीज में कई और कड़ियां हैं। आप ये सोचिए कि हेमंत कुमार के घर उस वक्त सुरक्षा गार्ड नहीं थे। जेड सिक्योरिटी के जो है उनको प्रोटेक्टिव जो है डीजी रहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के हालात के मद्देनजर देखें तो कई उनके पास सुरक्षा गार्ड होंगे जो वहां पे होने चाहिए थे, मगर वो नहीं थे। ये सारी कड़ियां जो है जांच का विषय है और इसी चीज को लेकर पूछताछ जो है वो चल रही है। यासिर क्या किसी आतंकी संगठन के साथ जुड़ा था? जिस तरह से उसका मानसिक तनाव में वो चल रहा था, उस चीज को देखकर क्या आतंकियों ने इसका फायदा उठाया है? इस चीज पर भी जांच हो रही है। मगर कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि जब वो अपने दोस्त के घर में थे, उनकी पत्नी उनके साथ थी, वो उस वक्त जो, क्योंकि जब उनका गला रेता गया, वो चिल्लाया होंगे, वो चीखे होंगे, उसके बाद उनको आग लगाकर जलाने की कोशिश की गई। काफी समय इसमें लगता है। ऐसे में बाकी घर के लोग जो है क्यों नहीं पहुंचे? ये सारे क्यों नहीं पहुंचे और उन लोगों के सामने ये तमाम सारी चीजें क्यों नहीं दिखाई दी? बहुत सारे सवाल हैं जो आपने खड़े किए हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह जांच का विषय, बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब जांच होगी तभी इन चीजों के से पर्दा हटेगा और वो चीजें सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांड्याल का, जो चर्चा कर रहे थे। तमाम बातें हैं और इन बातों के साथ साथ जो स्थिति है वो दिखाई दे रही है।